और जो अभी अपने सुनने वाले हैं उनको जो इस वेबिनार आने में और चीज को जानने के लिए सबको मैं बधाई देता हूँ। थोड़ी सी जो अभी प्रवीण भाई जी ने बात बताई, एक जस्टिस इन दी विलेज, ये एक, और उसके साथ आरटीआई का भी लिंक जो है वो भी एक कनेक्शन जिसके अंदर ये वेबिनार हो रहा है। अब मैं सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने इसमें सुन रहे हैं उनको एक मेंटली मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप को एक गांव में खड़े हुए इमेजिन करो। कुछ तो गांव में से होंगे, लेकिन अगर आप अपने गांव में, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गांव में खड़े होके अपने आप को इमेजिन करो कि ये गांव है और इस गांव में मैं अच्छी जिंदगी क्यों नहीं बता सकता, क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं यहाँ पे क्या चीज है जो मुझे मिल नहीं रही। तो इस एंगल से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब हम गांव में खड़े हो जाते हैं, अपने आप को गांव का हिस्सा मानेंगे, उस वक्त हमें सब क्लैरिटी आनी चालू हो जाएगी। हम लोग गांव के स्कूलों में ही पढ़ के बड़ी पोजीशंस पे गए, दुनिया घूमी, सारा कुछ वहां भी गांव देखे, लेकिन जब तक कोई भी इम्प्रूवमेंट हम लोग लाना चाहते हैं समाज के अंदर, हमको उस मेंटली उस एनवायरनमेंट में जाना जरूरी है। ठीक है, जब आप इमेजिन करते हो गांव में, तो मुझे वो बचपन से सब चीजें याद हैं, तभी मैं ये इमेजिन कर सकता था कि गांव में क्या इश्यूज हैं और आहिस्ता आहिस्ता गांव में क्या प्रॉब्लम आई और उनका हल क्या है। जब ये चीज को दिमाग में लेके हम चलेंगे तो आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर हिंदुस्तान को अगर हम देखें गांव की नजर से, तो तकरीबन सारे ही गांव एक चीज से जुड़े हुए हैं, वो अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ जो है वो अपनी रोजी रोटी फॉरेस्ट से कमा रहे हैं, कुछ वो मछली कोस्टल एरिया पे वहां से कमा रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं, कुछ जो भी है वेरियस जगह से हमारी जो आमदन है वो वहां से लिंक है। और दूसरी बात जो समझने वाली है कि जितना भी ये 70% आबादी इंडिया की गांव में रहती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारा ऑलमोस्ट 80-90% जो असेट है, मतलब सारे कंट्री के, वो गांव उनको ओन करता है। ये बात सही है, एक गांव उनको ओन करता है, चाहे वो रेत हो, बजरी हो, मिनरल्स हो, फॉरेस्ट हो, आप देखो सब कुछ वो गांव ओन करता है। अब जब ये चीज हम लोग इमेजिन करते हैं तो हम एक एक स्टेप आगे चल सकते हैं, इजीली चल सकते हैं। ये जो हमारा एफर्ट चल रही है, ये एफर्ट उसी डायरेक्शन में चल रही है कि अपने आप को गांव में इमेजिन करो कि हम गांव में खड़े हैं और 6.5 लाख गांव एक जैसे ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी सोच या कुछ ठीक है, वहां की मतलब लैंग्वेजेस फर्क है, खाने का फर्क है, वो बात अलग है, लेकिन जो बेसिक इशू है, गवर्नमेंट एक है हमारे मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशन एक है हमारे मुल्क में, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतनी पावर दी है गांव को कि लेजिस्लेटिव असेंबली से भी ज्यादा पावर दे दी है गांव को। लेकिन इसका नॉलेज गांव में नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है। जब आप इस चीज से इमेजिन करने लगोगे तो आपको सल्यूशन जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे। जब हम एक दूसरे स्टेट ऑफ माइंड से बात करेंगे कि ये मुझे क्यों नहीं दे रहा, ये मुझे क्यों नहीं दे रहा, इसकी ऐसी की तैसी, इसकी ऐसी की तैसी, तो माइंड का जो सिस्टम है चेंज हो जाएगा। जब आप गांव के अंदर खड़े हो गए, गांव को इमेजिन करते हो, आपके पास ज्ञान है और वहां भी कुछ बंदों के पास ज्ञान है। अब उसके अंदर देखो जो सारी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी पावर ग्राम सभा को दे दी जाए। उसका मतलब है
18 साल से ऊपर जितने वोटर हैं उनके हाथ पावर है, ये किसी और के हाथ नहीं है। पंचायत भी उनको आंसरेबल है और उसका जो रेजोल्यूशन डाला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकती। ये असलियत है। अब जब ये असलियत है तो सारा सिस्टम जिन्होंने यहाँ पे सिर्फ खाली वोट से ही ताकत लेनी है तो वो क्या करेंगे, वो ये नॉलेज जमीन पे पहुंचने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। दूसरी बात, उन्होंने जो करप्शन करनी है तो असेट्स तो गांव के पास है, वहीं से उन्होंने करप्शन करनी है, और जगह तो जा नहीं सकते वो। तो आप ये पूरा सिस्टम को अगर समझने लग गए तो फिर इसका सलूशन भी बड़ा सीधा है। अब इसी संदर्भ में अगर आप देखो, जब आप ग्राम सभा के सब आदमी इकट्ठे होकर बैठ गए, अब इसमें गांव वाले बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो इकट्ठे होके ग्राम सभा में जाते नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती है। अब वो गलती करके तो आप फिर एक, वो क्या बोलते हैं पंजाबी में तो ठूठा बोलते हैं, क्या वो मतलब क्या बोलते हैं अपना प्रवीण भाई, वो अपना मांगने का जो होता है बर्तन सा, फिर हम वो बर्तन लेके सब दरवाजों के ऊपर घूमते रहते हैं। लेकिन जो टाइम है, जो पावर है आपके पास, वो तो वहां पे है। जब आप सारे गांव में मिलके बैठोगे तो पंचायत भी आपको आंसरेबल है, तो वोट लेने वाला उसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अपनी जो डेवलपमेंट कंट्री की है, ये बिना ग्राम सभा के, हम लोग गांव के बंदों के इकट्ठे होने के बिना ये नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। एक तो बात ये है। अब जब आप गांव में खड़े हो तो अब देखो आज का एनवायरनमेंट ये समझने की जरूरत है। आज का एनवायरनमेंट ये है कि ये 6.5 लाख गांव में गवर्नमेंट जो है वो सब जगह पे फाइबर ऑप्टिक लगा रही है, कि इसका मतलब है कि हर गांव को इंटरनेट से कनेक्शन हो रहा है। और जो आज का यूथ है 25-30 साल की एज वाला, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, लेडीज के पास भी स्मार्टफोन है। इसका मतलब उनका फाइबर ऑप्टिक लग रहा है, इंटरनेट आ रहा है कहीं पे। आहिस्ता आहिस्ता आज 2 साल 3 साल 4 साल में ये चीज लग जाएगी। उसके बाद जो नॉलेज है, वो नॉलेज सारा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। उस नॉलेज को लेना फिर भी वहां पे जो यूथ है उसका काम है। तो एक स्टेप ये हो गया कि हमें अभी इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन हाईवे बन रहा है। सड़क तो अलग बात है, इंफॉर्मेशन हाईवे बन रहा है। उस हाईवे को हम लोग सचेत हों और उसको यूज करने के लिए यूथ आ गया। ठीक बात होगी। ठीक। अब जब आप ग्राम सभा को इम्प्लीमेंट कर दिया और सारी गवर्नमेंट की स्कीम जो है, जो भी अवेलेबल है, वो आपने डाउनलोड करके सब घरों में बांट दी। कितने घर हैं, मतलब कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें कोई 2000 से 2000 घरों के ऊपर कोई गांव नहीं है, नहीं तो वो दूसरी पंचायत बन जाती है। 2000 लगा लो, 3000, लेकिन औसतन जो घर हैं वो तकरीबन 500 550 के करीब घर होते हैं। अब उन घरों में ये चीज पहुंचानी तो कोई डिफिकल्ट नहीं। तो ये तो एक है कि इंफॉर्मेशन हाईवे। दूसरी बात है कि जो ग्राम सभा का को इकट्ठे होना, गांव वालों को इकट्ठे होना गांव की डेवलपमेंट के लिए, और किसी काम नहीं, गांव की डेवलपमेंट। बाकी गांव में हम लोग जैसे पंजाब से हम तो हमारी लड़ाइयां भी होंगी, हमें चोटें भी लगेंगी, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है गांव में, लड़ना करना सब। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पे दवाई तो ठीक मिले, पट्टी तो ठीक मिले। इसका मतलब है कि वहाँ हेल्थ सिस्टम को भी हमने ठीक करना है। दूसरी बात है कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई भी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उनको कहीं वो स्किल मिले जो जो जिससे वो नौकरी ले सके। तो ये जो गाँव से ही आप लोग जितने भी गाँव में बैठ के अपने आप को गाँव से इमेजिन करते हो, तो वहीं से ये चेंज आएगी। अब जो
आज का यहाँ तक 3 चीजें होगी कि ग्राम सभा की इम्प्लीमेंटेशन, जब ग्राम सभा में 18 साल के बच्चे के ऊपर सारे वोटर्स को इकट्ठे होना जरूरी है, हर फैसले में उनको इकट्ठे होना जरूरी है। उसके बाद पे गांव की डेवलपमेंट उन्होंने अपने हाथ में लेनी है। तीसरी बात आ गई कि उनके तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे। वो जो यूथ है जिसके हाथ में सेल है, उस यूथ की जिम्मेवारी लगाओ कि तुम सारी गवर्नमेंट की स्कीमें जो है हमें हमारी भाषा में बनाओ। और जो सिविल सोसाइटी के आदमी हैं उनसे बोलो कि हमें ये चीज दो। फिर आता है एक कि गांव के अंदर जब हमारे झगड़े होते हैं, जमीन के झगड़े, वो झगड़े मतलब एक दूसरे की लड़ाई होगी, मतलब जितने भी किस्म के झगड़े हैं, तो वो झगड़े जो हैं उनके लिए हमें बहुत अपनी आमदन का, जो बहुत मुश्किल से हम लोग कमाते हैं गांव में, चाहे कोई छोटा जिम्मेदार है, बहुत मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, वो सारा पैसा कोर्ट कचहरियों में चला जाता है। आप देखो वो वकील खा जाते हैं। तो आप ये दिमाग में एक चीज रखो, प्लीज, मेरी बेनती है आपसे, गुजारिश है कि आप लोग जो वो काम करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, पूरा परिवार काम करता है, वो किसके लिए करते हो? वकीलों के लिए, जजों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो जो आपको वो जो क्या नाम है, वो जो बड़े बड़े हॉल बनते हैं ब्याह शादियों के लिए, उनके लिए। मतलब इसका मतलब यह है कि तुम गांव में रहते हुए दिन रात काम किन के लिए कर रहे हो, ये सोचना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले काम अपने लिए करो, अपने खुद के लिए करो। और वो खुद के लिए काम करने पे जो वोटें डाल के आपने जिसको भेजा है, उसको बोलो कि इधर आओ, हमारी बात सुनो, हमने अच्छी जिंदगी हमने जीनी, हम भिखमंगे नहीं है, लेकिन तुम्हें भेजा था हमें वो जिंदगी लाने के लिए। अब ये चीज संभव है। दूसरी बात, अब एक एग्जाम्पल जो देता है, जो आरटीए के साथ लिंक आता है, कि हम लोगों ने जब ये सोच लिया, गांव के अंदर बैठ के हमने इमेजिन किया कि ये चीज है, अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन के लिए हमने इंफॉर्मेशन सेंटर खोल दिया वहां पे गांव में, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो वहां सारा इंफॉर्मेशन यूथ को मिलने लगा। अब जब पॉलिटिशियन ने ये नोट किया कि ये तो इंफॉर्मेशन जब इनके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी तो हम मारे गए, तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो जो इंफॉर्मेशन सेंटर वो चलेगा नहीं। ठीक बात, उन्होंने उसको किसी तरह चलने नहीं दिया, क्योंकि गांव वालों ने उसमें इकट्ठे नहीं हुए, तो उन्होंने वो चलने नहीं दिया। इसी तरह जब गहराई से, और आप देखोगे अगला स्टेप, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर घर में वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ताकि पॉलिटिशियन जो है उस इंफॉर्मेशन को रोक ना सके। ये बात। तीसरी बात, फिर हमने देखा कि अगर ये जो ग्राम में जो सेक्रेटरी होता है पंचायत का, इसका क्या काम है, तो हमने उसको बोला भी तू अपना काम बता क्या करना, तो वो जी मैं थोड़ा अकाउंट रखता हूँ ये करता, लेकिन वो उसके पास और सरपंच के पास साइनिंग पावर है, तो वो जितनी करप्शन करते हैं दोनों मिलके करते हैं। तो फिर हमने एक आरटीआई डाली, दूसरी डाली, 2-3 साल लग गए, लेकिन आखिर में हमने आरटीआई डायरेक्ट जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट चंडीगढ़, उसको डायरेक्ट डाली। तो मेरा सजेशन ये है कि आरटीआई जब आपने डालनी है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो डायरेक्ट डालो उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी को, दैट्स इट। नीचे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन डालो या स्टेट डालो, बस। वहां से नहीं आता, वहां से कमीशन दाने तो नीचे नीचे करने की क्या, मेरी मतलब मेरा जहां तक नॉलेज है, अपना आप सब समझदार हो इस चीज में, बहुत एक्सपर्ट हो, तो जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ जो मेरी समझ में आ रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये जमाना है जब डायरेक्ट जो ऊपर बैठा है उसको ही
लूप में लगाओ। जब हमने उसको किया तो आपसे शेयर करता हूँ, वो ये ग्रुप में अपना शिवानंद जी को सब ये ग्राम मिशन में सब लोग जानते हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप हैरान हो रह जाओगे कि ये गजट नोटिफाइड जॉब डिस्क्रिप्शन है 2013 का पंजाब पंचायत एक्ट के गजट नोटिफिकेशन। और उसमें क्या है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है, और एक बड़ी जॉब डिस्क्रिप्शन उसके अंदर है कि ऑल अकाउंट्स हैव टू बी डिजिटाइज, सारे अकाउंट्स की डिजिटाइजेशन उसकी जॉब में है। इसका मतलब क्या है कि डिजिटाइजेशन तो है, लेकिन उसको स्ट्रक्चर जो है वो नहीं अपने बना रहे, उसमें स्ट्रक्चर दे नहीं रहे, ठीक है ना, वो काम कर रहा है। तो मैंने जो एग्जिस्टिंग पंचायत सेक्रेटरी है उसी से पूछा कि भी तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो वो कहता नहीं बस ये अकाउंट रखने। मैंने कहा तुम्हारे पास कागज आया कोई? कहता ये नहीं। मैंने कहा मैं भेजता हूँ कागज का, अब मुझे बता कि ये है तेरी जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक बात होगी। सो जो हमने अभी तक स्टेप किए, एक तो ये है कि अपने आप को गांव में इमेजिन करो कि मैं गांव का बंदा हूँ। दूसरा देखो कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके सोल्यूशन ढूंढो। अच्छा, अभी जो एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, आज ही ये मैंने आज के हिंदुस्तान टाइम में न्यूज है जो मैंने भेजी है, अपना शिवानंद जी को भेज दी है, वो हिंदी में करके डाल देंगे। तो ये हमारे जो चीफ जस्टिस हैं रमन्ना, ये कल बेंगलोर में एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही कि अब वक्त आ गया है इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम। इतनी जबरदस्त बात की है उन्होंने, इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिश लीगल सिस्टम हमारे गांव की सिचुएशन नहीं जानती। पृथ्वीपाल जी थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोलेंगे, इसमें अपन ग्राम न्यायालय के विषय में चर्चा कर लें। हाँ वही उधर ही आ रहा है। ये जो जस्टिस सिस्टम है ना, ये जस्टिस सिस्टम जो आपको मैंने भेज दिया, ये उसी के संदर्भ में उन्होंने बोला कि जो जस्टिस डिलीवरी है, इसीलिए बोल रहे हैं जस्टिस डिलीवरी जो है, उन्होंने बोला कि नीड टू लोकलाइज द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम and explained by illustrating how a litigant from rural place would not understand the argument and pleadings which are mostly in English। तो ये उसी कनेक्शन में शिवानंद जी मैं बोल रहा हूँ कि जो आज का या कल का जो उनका बात है, वो ये जो ग्राम न्यायालय है उसको और मजबूत करती है, बहुत मजबूत करती है। तो ये जो है इसको हिंदी में डाल के आप डाल दो। सो मैंने आपको आरटीआई का लिंक, बिना आरटीआई के गांव पावरफुल नहीं हो सकता। सेकंड बात है कि जस्टिस डिलीवरी के अंदर ग्राम न्यायालय एक ऐसी चीज अपने हाथ में हथियार है, और सब हम लोग लगे हुए हैं ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं ज्यादा आपका और टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो मेरी समझ में थी मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन कोई भी क्वेश्चन होगा तो आई विल। सो बैक टू शिवा। जी बहुत बहुत धन्यवाद ढिल्लन साहब, आपने ग्राम सभा के महत्व और ग्राम न्यायालय और साथ में आरटीआई के विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमारे उपस्थित जो सदस्यगण हैं इसको आप लोग समझे होंगे, और आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कृपया चैट बॉक्स में रखेंगे। हमारे बीच में अश्विन कारिया जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका ऑडियो का कुछ शायद इशू बता रहा है कनेक्टिंग टू ऑडियो। यदि आपका ऑडियो की प्रॉब्लम नेटवर्क क्षेत्र में थोड़ा सा आ जाए। अश्विन कारिया जी, आप हमारे पालनपुर गुजरात से हैं और आप वहाँ प्राचार्य के पद पर रहे हैं लॉ कॉलेज में, लॉ कॉलेज के प्राचार्य, और वर्तमान में आप रिटायर्ड हैं और आप एक रेशनलिस्ट हैं, और आपने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हुई हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट के विषय में आपका जो आपने बहुत मिलकर के मतलब फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के मेंबर्स के साथ में आपने PIL भी दायर की हुई, इसके विषय में भी आप बताएंगे। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के बारे में बताएंगे, और साथ में RTI के भी आप अच्छे एडवोकेटर रहे हैं, तो एडवोकेसी आपने की है, तो उसके विषय में भी आप बताएंगे कि कैसे RTI से इस ग्राम न्यायालय एक्ट को, मिशन ग्राम सभा को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। तो अपन सीधे आ जाते हैं
क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है अश्विन कारिया जी? अश्विन कारिया जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी। यस यस, आवाज सुनाई देती है अभी? जी जी, सुनाई दे रही है, पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बता रहा है, तो थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में भी आप आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक पॉज करके बस 15 सेकंड का टाइम लूंगा और आप लोगों को सूचित करेंगे कि हमारे बीच में माननीय श्री शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है। माननीय श्री राहुल सिंह सर, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। माननीय श्री आत्मदीप सर जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और हमारे अन्य जो भी सभी साथी, सभी का हार्दिक स्वागत है। और अब सीधे चलते हैं अश्विन कारिया जी के पास। जी कारिया जी। हाँ नमस्कार। आवाज सुनाई देती है मेरी? आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन बीच बीच में कट रही है, तो थोड़ा सा निवेदन ये रहेगा कि आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हमें लगता है कि है नेटवर्क अच्छा, आपके। ओके ओके। अच्छा, तो ग्राम न्यायालय के बारे में जो बातें हमें बतानी है, इसमें ऐसा है कि हमारे गांधी जी का जो स्वप्न था कि जस्टिस एट द डोर स्टॉप, वैसे कि हमारे घर के आंगन में ही हमें न्याय मिलना चाहिए। अभी न्यायपालिका की स्थिति तो हम जानते हैं कि ओवरबर्डन्ड है। मोर देन 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन अवर जुडिशियरी फ्रॉम लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये क्या होता है कि इसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले से सरकार इसके बारे में चिंता तो कर रही है, और इसीलिए आप देखें कि 2005 में कैसे कैसे अच्छे कानून भी बनाए थे, जैसे ये हमारा आरटीआई एक्ट है, देन घरेलू हिंसा अधिनियम भी है, देन मनरेगा भी है, और 2008 में ये ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया। तो ग्राम न्यायालय एक्ट इसलिए बनाया कि गांव के लोगों को अपने ही गांव में अपने घर बैठे उसको न्याय मिल जाए। तो ग्राम न्यायालय का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट हाईकोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके वो गांव में न्यायालय की स्थापना करेंगे। चाहे 1-2 गांव के संलग्न भी हो सकते हैं, चाहे ग्रुप ऑफ पंचायत को भी लेकर भी उसके लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, वो जुरिस्डिक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे कि 5 गांव के लिए उसका जुरिस्डिक्शन हो सकता है, 10 गांव के लिए उसका जुरिस्डिक्शन हो सकता है, 15 गांव के लिए भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसका हेडक्वार्टर कौन सा रहेगा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे जो प्रोसीजरल लॉज है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, ये सब कानून उनको पूरी तरह से लागू नहीं होता। इसीलिए कि इस ग्राम न्यायालय एक्ट में अपने जो उसके पास जो केसेस आते हैं, उसके लिए वो अपनी प्रोसीजर वो डिसाइड करेगी। और इसमें मुख्यतः प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि कुदरती कानून के जो सिद्धांत है वही लागू करेगी। उसको सीपीसी के प्रोविजन, सीआरपीसी के प्रोविजन, एविडेंस एक्ट के प्रोविजन लागू करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो ग्राम न्यायालय एक्ट है, उसको ये सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होती। उसको सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो एफआईआर होती है पुलिस थाने में, तो एफआईआर का भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है ये ग्राम न्यायालय, या आप डायरेक्ट कोर्ट में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ये दोनों तरह के कॉग्निजेंस लेने का कॉम्पिटेंस उसको दिया गया है। फिर कौन से ऑफेंसेस, गुनाह के
कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कैसे कैसे सिविल सूट का कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसके लिए उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इसमें अटैच किया गया है। शेड्यूल 1 में जैसे मैं आपको बताऊं, शेड्यूल 1 और 2 के संक्षिप्त में बताना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मेरे नेटवर्क के प्रॉब्लम से मैं ज्वाइन नहीं पाया था समय सर। तो शेड्यूल 1 में ये लिखा गया है कि अप टू 2 इयर्स जो इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान होती है क्रिमिनल केसेस में, इतने ही केसेस आई मीन क्रिमिनल केसेस ग्राम न्यायालय ले सकती है। मोर देन 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट का जिस एक्ट में और जिस गुना के लिए प्रावधान है, ऐसा केस चलाने के लिए ग्राम न्यायालय को हुकूमत नहीं है। फिर जैसे कोई गांव में चोरी हो गई तो चोरी का केस क्या ग्राम न्यायालय ले सकती है? तो इसके लिए ये प्रावधान रखा गया है कि चोरी के केस में जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मिल्कत है, जैसे जवेरात भी हो सकती है, रोकड़ भी हो सकती है, कैश अमाउंट भी हो सकती है, तो उसकी जो टोटल प्राइस है वो 20,000 के ज्यादा न बढ़ती हो तो ऐसे केस ग्राम न्यायालय भी चला सकते हैं। और सबसे अहम बात यह कि जैसे हमारे पूरे देश में सीआरपीसी 125 सेक्शन के तहत हमारे जो गांव की महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो हमारे सिटीजन्स है, उसको राइट टू मेंटेनेंस दिया गया है 125 के नीचे। तो ये जो ग्राम न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है वो सीआरपीसी 125 को भी कवर करता है। जैसे कोई भी महिला अपने पति के पास मेंटेनेंस लेने के लिए एक ग्राम न्यायालय का संपर्क कर सकती है, उसमें कोई वकील की जरूरत भी नहीं होती, वो सीधी अपने ग्राम न्याय के पास जाकर वो रिलीफ के लिए वो लड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो ग्राम न्यायालय की परमिशन से उसको वकील रोकने की परमिशन दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि वकील आ ही नहीं सकता, लेकिन सबको अपने घर में बैठे बैठे विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी टाइम कंज्यूमशन, ये आपको घर बैठे न्याय मिल सके, इसके लिए प्रोविजन किया गया है। अब हमने ये बात की क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। अब सिविल जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या है? तो सिविल जुरिस्डिक्शन के बारे में कैसे सिविल सूट से ग्राम न्यायालय हल कर सकती है? तो ऐसा है कि मिल्कत खरीद करने का जो हमारा राइट है उसके बारे में वो जजमेंट दे सकती है। हर एक गांव में जो गोचर है, गोचर के उपयोग के बारे में जो तकरार होती है उसके बारे में ग्राम न्यायालय अपना जजमेंट दे सकती है। देन अपनी सिंचाई में से पानी लेने का जो हक है उसके बारे में भी वो अपना जजमेंट दे सकती है। फिर गांव में जो खेत रहते हैं, खेत के जो पोजीशन है उसके बारे में अगर तकरार होती है तो उसमें के लिए के भी ग्राम न्यायालय को हुकूमत दी गई है। फिर जो वेल होते हैं, कुएं होते हैं, कुएं में से पानी लेने का जो हक होता है इसके बारे में भी ग्राम न्यायालय को हुकूमत दी गई है। फिर बात यह होती है कि लिमिटेशन एक्ट जो है, जैसे हमारा 1963 का सेंट्रल गवर्नमेंट का लिमिटेशन एक्ट है, तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में भी ये बता गया है कि लिमिटेशन एक्ट ये ग्राम न्यायालय को पूरी तरह लागू किया जाएगा। जैसे सिविल जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो कितने समय में आपको कंप्लेन या सिविल सूट फाइल करना चाहिए, इसके बारे में लिमिटेशन एक्ट में पूरा प्रावधान किया गया है, वो ये लागू होता है। फिर उसकी जो ट्रायल होती है वो किस तरह की होती है, तो उसकी ट्रायल समरी ट्रायल होती है। वैसे उसका मतलब है संक्षिप्त में ट्रायल होती है और डे टू डे चलती है। जहां तक उसका फैसला ना हो वहां तक उसकी ट्रायल चलती है, और जैसा ही ट्रायल कंप्लीट होती है तुरंत ही उसका फैसला भी आ जाता है। तो उसका जो उसका प्रोसीडिंग्स का जो प्रावधान है वो ऐसा है कि नेचुरल जस्टिस को सिद्धांत को लक्ष्य में लेकर ग्राम न्यायालय अपना फैसला देगी। तो नेचुरल जस्टिस क्या है? तो नेचुरल जस्टिस में नंबर 1 ये है कि नो पर्सन शैल बी ए जज इन हिज ओन कोज। मतलब ये होता है
कि अगर ग्राम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके पास जो केस आता है उसमें उसका अपना जो इंटरेस्ट हो में भी पर्सनल, तो वो केस वो नहीं चला पा सकेगा। ये नंबर 1 है। दूसरा उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हर एक जो पार्टी है जो है वो चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, हर एक को पूरी तरह के अपने केस को रिप्रेजेंट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये दूसरा प्रिंसिपल है। नो जज विल नॉट एक्सेप्ट एविडेंस बैक ऑफ एनी पार्टी। वैसे किसी पार्टी को अंधेरे में रख कर वो केस नहीं चला पाएगा, उसको सबको पूरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ने की उसकी ड्यूटी होती है। फिर ये जो बात है कि पुलिस के क्या रोल है, तो पुलिस का रोल तो ऐसा है कि कोर्ट जो जजमेंट देती है उसका एनफोर्समेंट करना पुलिस की ड्यूटी होती है, जहां तक क्रिमिनल केस का सवाल है। अगर सिविल केस है, सिविल केस में अगर समझ लो कि कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो अपना जो दूसरी अदालत है उसका डिक्री होती है, ऑर्डर होता है, उसका जैसे एनफोर्समेंट होता है उसी तरह का एनफोर्समेंट करने की ग्राम न्यायालय में प्रावधान किया गया है। और तीसरी बात यह कि अगर ग्राम न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये जो पक्षकार का जो डिस्प्यूट है उसमें अगर एक कोई दूसरा आदमी उसको समाधान करवा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि कुछ ऐसे अनम्यूट करें कारिया जी, अपने आप को अनम्यूट करें, आपका म्यूट हो गया। नहीं, म्यूट नहीं हुआ। हाँ, अब सुनाई देगा ना? अब सुनाई देता है? जी दे रहा है। जी अब दे रहा है, तो म्यूट हो गया था। अब सुनाई देता है? जी अब सुनाई दे रहा है। कारिया जी प्लीज। अच्छा। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू मेक कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। सभी जो उसके पक्षकार होते हैं उसको बुलाकर उसको समझाने की उसको कोशिश करनी चाहिए, ये जज का ड्यूटी बना रहता है। और सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, जो जजमेंट आते उसके ऊपर अपील करने का भी प्रावधान होता है। तो अपील जब होती है तो सेशंस कोर्ट को ही अपील होती है, लेकिन क्रिमिनल केस में अगर आपने समाधान से अगर प्ली गिल्टी किया है तो उस पर अपील नहीं हो सकती। आपका सिर्फ एक 1000 रुपीज का फाइन हुआ है तो भी अपील नहीं हो सकती। इसके अलावा ग्राम न्यायालय का जो क्रिमिनल केस में जजमेंट है उसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। सिविल केस में आप किसी कोर्ट को अपील कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अगर समाधान से आपका केस फैसल हुआ है तो आप अपील नहीं कर सकते हैं। और आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू 20,000 से ज्यादा ना हो तो ही आप अपील कर सकते हैं। और सेशंस कोर्ट्स का जो अपील में जजमेंट आता है उसके ऊपर अपील का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि आप हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने संविधान में आर्टिकल 226 में जो रीट का प्रोविजन है वो इसको असर नहीं होता। मतलब के सेशंस कोर्ट का जो डिसीजन आता है इन इस कैपेसिटी एज अपेलेट कोर्ट, उसके ऊपर आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। लेकिन संविधान के आर्टिकल 226 के मुताबिक आप रीट पिटीशन जरूर हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। ये संक्षिप्त में उसका जो मेन प्रोविजंस है वो मैंने आपको बताया। तो मुझको ये मौका देने के लिए मैं शिवानंद जी का और प्रवीण भाई का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ।
और मेरी वजह से आपको शायद लेट हो गया, उसके लिए नहीं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं कार्य जी, कोई धन्यवाद। लेट नहीं है। ओवर मैं टू थोड़ा सा शिवानंद जी। जी मैं थोड़ा सा इसमें आपसे और अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट आप और इसमें जोड़ें। आरटीआई से किस प्रकार से इसमें आप लोगों ने क्या कुछ इसका आरटीआई का उपयोग करके ये जो आपकी जो पूरी एक मुहिम चल रही है इसमें कितना योगदान है हाँ, आरटीआई का और आगे आरटीआई क्या का बता यूज सकते तो हैं? इसी तरह होता सके जैसे हमने हाँ हाँ, देखिए, इसका आरटीआई के साथ हम संलग्न कर सकते हैं कैसे। जैसे मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम हम जब बिहार का ऐसा एक सेमिनार हुआ था, तो जिलोन जी ने मुझे बताया कि आप ऐसा एक लेटर को भेज दिया है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी भेज दिया है। अगर शिवानंद जी आप चाहते हैं तो वो ड्राफ्ट में आपको भेज सकता हूँ। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि वो ड्राफ्ट जब पहुंचता है उसके बाद 10-15 दिन के बाद एक आरटीआई डालने के बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 2008 का एक्ट है, अब 13 साल बीत चुके हैं, फिर भी क्यों उसको लागू नहीं किया ये जानने का हमारा हक है। तो हम आरटीआई डालते हैं, तो अपने स्टेट में ये आरटीआई डालना चाहिए चीफ सेक्रेटरी के पास कि भाई ये लागू नहीं करने की वजह क्या है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको फंड दिया जाता है। और अभी अभी लास्ट जो 16 जुलाई वहां उसमें सेंट्रल कैबिनेट में अपने ये ग्राम न्यायालय के लिए 50 करोड़ रुपीस ग्रांट किए गए हैं। प्रवीण भाई ने शायद बताया होगा कि पूरे देश में 5000 ग्राम न्यायालय की स्थापना का हुआ। कैसे हुआ, कब करने का इरादा है, इसकी वजह से ऐसी तरह की एक आरटीआई सभी जगह जितनी हो सके उतनी डालनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब वाजपेयी अपने पीएम थे तब उसी समय दिल्ली में एनवायरनमेंट की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। तो एक आदमी ने एक पेपर में इश्तिहार दिया कि सभी लोग दिल्ली के पीएम को एक लेटर लिखे या ईमेल करे। तो मोर देन 1 लाख पोस्ट कार्ड वर सेंट टू वाजपेयी, और उसका ईमेल भी इतना मारा हो गया कि वाजपेयी तो अचंभित रह गए कि ये सब क्या हुआ। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जो पॉल्यूटेड प्रदूषण होता रहा था उसके बारे में उसके निकाल के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए। तो जहां तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम प्रेशर नहीं डालेंगे, तभी तक ये सरकार तो ये नहीं करने वाली है। कि आप देखिए कि 13 साल बीत चुके हैं लेकिन उनको ये इसके बारे में कुछ भी चिंता नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपीस अगर उसने रिलीज किए हैं तो अपने ये जानने का हक है, अपने ये ग्राम न्यायालय की सेवा लेने का हक होता है। तो इसके बारे में जितनी हो सके इतना लेटर डाले और 10-15 दिन के बाद आरटीआई सभी लोग डाले। मैंने गुजरात में तो शुरू कर दिया है कि आरटीआई मैंने कर दिए, 2-3 और लोगों से करवाई है, और अभी हमारा ये मूवमेंट चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आरटीआई करें। ये आरटीआई करे तो ही मेरे ख्याल से आएगा, वरना अगर ऐसे भी नहीं होता तो फिर हाईकोर्ट में पीआईएल डालनी पड़ती है। जो आरटीआई करे तो सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को के, बाद में उसको चीफ मिनिस्टर को भी दे दे, गवर्नर को भी दे दे, इन सब, और लॉ मिनिस्टर को भी देना। इतनी आरटीआई करो, पहले चीफ सेक्रेटरी को भेज देना, इतना हुआ होता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद कारिया जी। और जो आप एक डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं कृपया आप ग्रुप में शेयर करिएगा, तो हम अपने अन्य साथियों को जो इसमें इच्छुक हैं वो उनको सर्कुलेट कर देंगे और सबसे आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो वो जरूर आरटीआई इस विषय में डालेंगे और हम भी डालेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में नरोत्तम शर्मा जी, लेटर का ड्राफ्ट मैं आपको भेज दूंगा। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। हमारे बीच में नरोत्तम शर्मा, हाँ जी, नरोत्तम शर्मा जी हमारे बीच में हैं जो जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, और वो कुछ इसके विषय में अपने 4-5 मिनट के अनुभव के बारे में बताएंगे। तो नरोत्तम शर्मा जी कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें और स्वागत है आपका।
आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट कर लें। नरोत्तम शर्मा जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट कर लें, बार बार आपको, हाँ ठीक है। हेलो जी जी हाँ, हाँ आवाज आ रही है। हेलो, हाँ नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, शर्मा जी आवाज आ जी, रही है। मैं एक मिनट में, यहाँ हॉस्पिटल में वो नहीं आ रहा है, मैं 2 मिनट बाद वो करूंगा। अभी 1 मिनट 2 आपकी मिनट आवाज बाद में सुनाई दे बताऊं। रही है नरोत्तम शर्मा जी, आप बता सकते हैं। हाँ, आपकी जी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब तक नरोत्तम शर्मा जी आगे जुड़ेंगे, और उनको दिक्कत, एक्चुअली उनकी कोई रिलेटिव्स, मतलब उनकी बच्ची शायद हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी वजह से कोई दिक्कत। हाँ, अभी क्या आप जुड़ पाए हैं? आपको अनम्यूट जी करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी 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 जी, ये अनम्यूट कहाँ से होगा? मैंने कि अभी हाँ, 10 मिनट बाद में बोलूंगा। अरे आप तो कर लो ना, 2 मिनट नहीं नहीं, मैं करेंगे, वो चल रहा है। चलिए 2 ठीक मिनट है। बाद कर लें। जय। जी 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 हाँ जी, दिक्कत हो रही है आपको, आप लोग हाँ, चलिए चलो पट्टी। हाँ जी, तो जी अपन सर, आगे। मैं 10 मिनट बाद। हाँ जी, 10 मिनट बाद आप जुड़ पाए, तो तब तक हम कार्यक्रम में हैं अब आगे इनवाइट क्या करेंगे। आवाज क्या? तो आ रही है शिवानंद हाँ, जी। वहीं से तो लाए थे, और भी कुछ लाना है? हमें लगता है कि वो हॉस्पिटल में है, तो उनकी और भी भोकर तो भर कोई रखा है हमारे पास, भोकर तो रखा है। कोई दिक्कत हो रही है उनको। चलिए, कोई बात नहीं, अपन देखते हैं आगे, तब तक वो जुड़ेंगे। हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल सिंह सर जी को मैं इनवाइट करूंगा कि कार्यक्रम में वो अपने विचार रखें। और आज इस बार का कार्यक्रम का जो कुछ टॉपिक था, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के विषय में था, और इसमें जिस प्रकार से प्रवीण जी ने, कारिया जी ने बताया कि बहुत कुछ इस विषय में किया जा चुका है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था, ठीक वैसे ही जैसे कि मनरेगा और आरटीआई कानून था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो ढुलमुल रवैया और एक जो इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये एक्ट दबा रह गया, और आज इसको सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के रूप में ले जाया गया है। तो ये इशू था। और बाकी अब इसमें आरटीआई कानून से कैसे लोग लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अन्य विषयों पर कृपया स्वागत है माननीय श्री राहुल सिंह जी सर। शिवानंद जी, ये जो टॉपिक है जिस पर ग्राम न्यायालय जो है, और जैसा मिस्टर ढिल्लन ने यहाँ पे बताया, मिस्टर कारिया ने यहाँ पे बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है कि किस तरह के मामले जो हैं, क्रिमिनल केस की किस तरह के मामले वहां पर सामने ग्राम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते हैं, और सिविल कोर्ट सिविल केसेस किस तरह के सामने लाए जा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, और खास तौर से जैसा आप उसको आप प्रैक्टिकली देखिए कि जिस तरह से 4 करोड़ से ऊपर के मामले न्यायालयों के सामने जो सर्वोच्च न्यायालय से